तो पिछले वीडियोस में हमने रिलेशन के बारे में जाना था, डोमेन रेंज के बारे में जाना था। अब हम सीखेंगे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन देखिए बहुत छोटा सा टॉपिक है इनवर्स रिलेशन का। अब इसमें आपको करना क्या है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपको एक रिलेशन आर दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे 1 2 है और 3 5 है, 7 6 है, 4 9 है। ये एक आपको रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, इसका हमको इनवर्स रिलेशन निकालना है। इनवर्स रिलेशन का मतलब जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है इनवर्स रिलेशन का, वो होता है r पावर -1 से। इसको हम r इनवर्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको r इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, उस ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम उसको म्यूचुअली इंटरचेंज कर दें, मतलब उनकी प्लेस को अगर हम चेंज कर देते हैं, तब उस कंडीशन में जो नया रिलेशन बनता है उसी को हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशन। तो करना क्या है आपको, देखिए ये आपके पास एक रिलेशन है, उसका हम ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं। तो अगर हमको आर इनवर्स निकालना है तो इसके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, उनकी प्लेस को चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 5 3 6 7 9 4, ये हो गया आपका आर इनवर्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी दिए गए रिलेशन का इनवर्स रिलेशन हम निकाल सकते हैं। तो और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपका पहला एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए एक रिलेशन दिया हुआ है आपको ए बी सी डी ई एफ, हमको इसका इनवर्स रिलेशन निकालना है। तो हमने क्या कहा है कि भाई अगर आपको आर इनवर्स निकालना है तो आप इस ऑर्डर्ड पेयर्स के एलिमेंट को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तब उस कंडीशन में आपको मिलेगा क्या, भाई इसको इंटरचेंज करें तो ये हो जाएगा बी ए, ये हो जाएगा डी सी और ये हो जाएगा एफ कॉमा ई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन निकाल सकते हैं। किसी भी दिए गए रिलेशन का इनवर्स रिलेशन निकाला जा सकता है। अब इसी में एक प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, किसी इनवर्स रिलेशन का अगर हम इनवर्स निकालते हैं तब उस कंडीशन में हमको फिर से वो रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा। अगर हम किसी इनवर्स रिलेशन का इनवर्स अगर हमको निकालें तो वो रिलेशन हमको फिर से मिल जाता है। तो अगर हम इस पार्ट को प्रूफ करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे सपोज करिए आपको एक रिलेशन दे दिए हम 1 2 3 4 5 6, एक छोटा सा एग्जांपल हम ले रहे हैं। ये एक आपको रिलेशन दिया गया है, हमको ये रिलेशन प्रूफ कराना है। ये जो आपको थ्योरम दिया गया है इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो चलिए हम इसका आर इनवर्स निकालते हैं। तो आर इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इंटरचेंज, 1 2 को हम क्या कर देंगे 2 1, 3 4 को क्या कर देना है 4 3, 5 6 को क्या कर देना है 6 5। ये आर इनवर्स निकल गया। हमको क्या शो करना है कि अगर हम इनवर्स रिलेशन का इनवर्स निकालते हैं तो उस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, फिर से आर ही मिलेगा। तो चलिए इसका फिर से हम एक बार इनवर्स निकाल लेते हैं। आर इनवर्स का इनवर्स कहने का मतलब यह है कि जो आपने आर इनवर्स निकाला था उसका एक बार और आपको इनवर्स निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आर इनवर्स निकला है उसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 6। अब देखिए जो आर इनवर्स का इनवर्स आपने निकाला है, जो वैल्यू आपको मिली है, अगर आप इस सेट को देखेंगे तो ये किसके बराबर है, ये पूरा आर के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर पावर -1 पावर -1 इक्वल टू किसके है, आर के। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम किसी रिलेशन के किसी इनवर्स रिलेशन का अगर हम इनवर्स लेते हैं तो उस कंडीशन में हमको फिर से वो रिलेशन ऑब्टेन हो जाता है। तो ये था आपका इनवर्स रिलेशन का टॉपिक।
हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल पे, कुछ छोटा मोटा एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्योंकि डोमेन रेंज में शायद एग्जाम्पल्स कम हुए थे। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए कि एक रिलेशन आपको दिया गया है, x प्लस 1 कॉमा x प्लस 2, ठीक है। ये एक रिलेशन दे दिया गया है और कहा गया है कि x इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। हमको क्या फाइंड करना है? हमको निकालना है इस रिलेशन का डोमेन और रेंज। हमको इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम लोग इस रिलेशन को पूरा एक्सपेंड करेंगे। और एक्सपेंशन कैसे होगा रिलेशन का? ये जो x की वैल्यूज आपको दी गई है, ये जो सेट दिया गया है x का, इसके हर एलिमेंट को हम बारी बारी से ले आके यहाँ पे पुटअप करेंगे। पुटअप करने के बाद मेरा रिलेशन जो है एक्सपेंड हो जाएगा। जब रिलेशन एक्सपेंड हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज की बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं भाई। सबसे पहले x का पहला एलिमेंट क्या है, 1। तो अगर हम 1 रखें दोनों प्लेस पे, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो देखिए क्या मिलेगा। यहां 1 रखें, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, कॉमा 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। ये पहला रिलेशन आपको मिल गया। अब इसके बाद आते हैं x के दूसरे एलिमेंट पे, जो कि है कौन सा, 2 है। चलिए ले आके 2 रखते हैं तो क्या मिल जाएगा, देखिए 2 और 1 ये हो जाएगा 3, और 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4। इसके बाद नेक्स्ट 3 की बात करते हैं। अगला एलिमेंट है आपका 3। अब 3 ले आके यहां पुटअप करिए तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, कॉमा 4 प्लस 2 मतलब 6, कॉमा नेक्स्ट आपका एलिमेंट है 4, उसको भी ले आके यहां पुटअप कर दीजिए। 4 प्लस 1 ये हो जाएगा 5, और 4 प्लस 2 हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिलेशन को एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे? x की वैल्यू पुटअप कर करके, ठीक है। मतलब x के एलिमेंट्स को पुट करके हम रिलेशन अपना बना सकते हैं। अब बात आती है डोमेन की और रेंज की। डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन। तो आपको जब डोमेन और रेंज बताया गया था तो उस समय यह कहा गया था कि जो एलिमेंट्स मैपिंग बनाते हैं उसको हम लोग कहते हैं डोमेन, और जिससे मैपिंग बनाते हैं उसको कहा जाता है रेंज। तो चलिए ये देखिए, 2 जो है वो मैपिंग बना रहा है किसके साथ, 3 के साथ। 3 जो है वो मैपिंग बना रहा है 4 के साथ। 4 मैपिंग बना रहा है 6 के साथ। 5 मैपिंग बना रहा है 6 के साथ। यहाँ पे कुछ शायद गड़बड़ हुआ है क्या? नहीं, यहाँ पे देखिए एक चीज थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है कि अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो 3 प्लस 1 4 हो गया है, और 3 यहाँ रखेंगे तो 3 प्लस 2 यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था। चलिए ठीक है, हो गया यहाँ तक। तो हम ये देखें कि 2 जो है मैपिंग बनाया 3 के साथ, 3 मैपिंग बना रहा है 4 के साथ, 4 मैपिंग बनाया 5 के साथ, 5 मैपिंग बना रहा है 6 के साथ। हमने क्या कहा कि जो मैपिंग बनाता है उसको हम लोग डोमेन कहते हैं। तो चलिए भाई, कौन कौन मैपिंग बना रहा है, 2, यहाँ पे कौन मैपिंग बना रहा है 3, यहाँ कौन मैपिंग बना रहा है 4, यहाँ कौन मैपिंग बना रहा है 5। तो ये आपका हो गया डोमेन। अब इसके बाद रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब क्या होता है कि जिससे मैपिंग होती है, जिससे मैपिंग बनता है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो भाई 2 जो है वो किससे मैपिंग बना रहा था, 3 के साथ। 3 मैपिंग बना रहा था 4 के साथ। 4 मैपिंग बना रहा था 5 के साथ, और 5 मैपिंग बना रहा था 6 के साथ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप एक चीज ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई रिलेशन दिया गया है, हर रिलेशन में जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होता है, उस ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है वो उन पहले एलिमेंट्स का जो सेट होता है वही आपका बनता है डोमेन, और जो दूसरे एलिमेंट्स का जो सेट होता है वो आपका बनता है रेंज। अब यही ध्यान से देख लीजिए कि आपको रिलेशन दिया गया था। इस रिलेशन का जो पहला ऑर्डर पेयर है, इसका पहला एलिमेंट 2 है, इसका पहला एलिमेंट 3 है, इसका पहला एलिमेंट 4 है, इसका पहला एलिमेंट 5 है। तो आपका डोमेन बन गया 2, 3, 4 और 5। इसी तरीके से जब रेंज की बात करेंगे तो जो दूसरा एलिमेंट है वो आपका किसका काम करेगा, रेंज का काम करेगा।
तो इस तरीके से जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि आप पहले रिलेशन बनाएंगे, पहले रिलेशन एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद उस रिलेशन में जो पहला एलिमेंट होगा वो काम करेगा, मतलब पहले एलिमेंट का जो सेट बनेगा वो काम करेगा डोमेन का, और जो दूसरे एलिमेंट का सेट होता है वो काम करता है रेंज का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन के काफी चीजें हो गई रिलेशन से रिलेटेड, तो अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब आपको रिलेशन में आगे क्या क्या चीजें और पढ़नी है उसके टाइप्स में। तो पहले हम जितने टाइप्स पढ़ते हैं उसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद बारी बारी से एक को हम क्या करेंगे, डिफाइन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद दूसरा आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसके बाद तीसरा आएगा आपका सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आपको चौथा पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, और लास्ट आपको पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये आपको 5 पार्ट्स पढ़ने हैं रिलेशन के। पहला है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, दूसरा है रिफ्लेक्सिव, तीसरा है सिमेट्रिक, और चौथा है ट्रांसिटिव, और लास्ट में आपको पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये 5 टाइप आपको पढ़ने हैं, और इन सारे टाइप्स को हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिफाइन करते चलेंगे विथ एग्जाम्पल आपको देते हुए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है आइडेंटिटी रिलेशन का। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल पहले हम डिफिनीशन दे देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ उसको दिखाएंगे कि कैसे होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक, चलिए देखिए पहले डिफिनीशंस का हम लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको पूरा आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट A is said to be identity relation if every element of set A related to itself and only to itself। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपका हो गया डिफिनीशन किसका, आइडेंटिटी रिलेशन का। इसमें ये कहा गया है कि ए रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट। अब ध्यान दीजिएगा, आपको एक चीज डाउट होगा कि भाई पता है कि जब रिलेशन बनता है तो मेरे पास 2 सेट्स होते हैं ना, लेकिन हम बार बार यहाँ पे आपको ये अगर डिफिनीशन देखें तो हमने ये लिखा है कि अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए। अब ऑन अ सेट ए का मतलब यह है कि आपका जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है ए टू ए, मतलब ए जो है वो ए से ही रिलेट है। ठीक है ना, इसीलिए हम वहां पे लिखे हैं ऑन अ सेट ए। ठीक, चलिए
तो इसको फिर से पढ़ते हैं। अ रिलेशन डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ। ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो रिलेट होना चाहिए किससे? खुद से। ध्यान से सुनिएगा कि कोई एक ऐसा रिलेशन जो कि डिफाइंड होता है ए टू ए में ही, ठीक है, वो आपका आइडेंटिटी रिलेशन तब कहलाता है जब सेट ए का हर एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा कि हर एलिमेंट जो है वो किससे रिलेट होता है भाई? खुद से रिलेट होता है। उसके आगे एक छोटा सा टॉपिक और लिखा हुआ है कि ओनली टू इटसेल्फ, मतलब वो सिर्फ खुद से ही जो है रिलेट होना चाहिए, मतलब वो अपने से हो और सिर्फ खुद से हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब चलिए इसको हम दिखाते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे सपोज करिए कि ये भाई एक है सेट ए और ये सेट है आपका बी। चलो नहीं, बी नहीं होगा, आप रिलेशन जो बना रहे हैं वो ए टू ए ही बना रहे हैं ना, तो दोनों सेट ए ही है। तो चलिए ए टू ए की बात हम कर रहे हैं, तो इनके बीच में आर रिलेशन डिफाइंड हो रहा है। तो चलिए सपोज कर लीजिए इसका ए एलिमेंट है, इसका बी है, इसका सी है, इसके पास ए है, इसका बी है, इसका सी है। भाई ए टू ए है तो जो ए यहाँ पे होगा एलिमेंट वही यहाँ पे एलिमेंट होगा। अब इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि भाई ए का सारा जो अवयव हो, मतलब ए का सारा जो एलिमेंट होगा वो खुद से ही रिलेट होगा। तो ए से रिलेट हो गया, बी से रिलेट हो गया और सी किससे रिलेट हो गया? सी से रिलेट हो गया। अब एक चीज आप देख रहे हैं, इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो आप ये देख रहे हैं कि जो सेट ए का हर एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट की बात की जा रही है, हर एलिमेंट जो है वो खुद से जो है वो रिलेट होना चाहिए, खुद से रिलेट होगा और ओनली टू इटसेल्फ, और खुद से ही सिर्फ होगा, मतलब और किसी से नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। मतलब कोई सेट ए है, उसका हर एलिमेंट जो होगा वो खुद से ही रिलेट करेगा, ठीक है। और एक चीज की और फोकस करिएगा कि कोई भी एलिमेंट आपका फ्री नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सेट है, एक सेट ये है, रिलेशन बन रहा है दोनों के बीच में आर रिलेशन जो है डिफाइन हो रहा है दोनों के बीच में, सेट ए से सेट बी के बीच में। चलिए हम ये कहें कि ए बी सी, चलो भाई यहाँ पे भी ए बी और यहाँ पे भी सी। अगर हम ए को चलो भाई ए से रिलेट करा दिए, बी को हम जो है बी से रिलेट करा दिए, लेकिन इस सी को हम ले जाके बी से रिलेट करा दिए हैं, तो अब बताइए कि क्या ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन बनाएगा? नहीं। अब क्यों? क्योंकि आपको कहा गया है कि भाई एवरी एलिमेंट जो होगा सेट ए का वो रिलेट करेगा खुद से, एंड ओनली टू इटसेल्फ, और खुद से ही करेगा सिर्फ, मतलब उसके अलावा वो किसी से नहीं कर सकता। और यहां आप देख रहे हैं, चलो ए तो भाई ए से है, कोई दिक्कत नहीं है, बी जो है बी से है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां सी जो है मामला गड़बड़ कर दिया। सी जो है वो जाके किससे रिलेट कर गया? बी से, जबकि अगर सी से कर लिया होता उस कंडीशन में ये आइडेंटिटी रिलेशन को क्या कर देता? फॉलो कर देता। उस कंडीशन में हम ये कह सकते थे कि ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई कोई भी रिलेशन जो है वो तब आइडेंटिटी हो सकता है जब वो उसका सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो खुद के साथ ही रिलेट हो और ओनली टू इटसेल्फ, और खुद से ही हो, और उसके अलावा वो किसी से नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम आइडेंटिटी रिलेशन को वेरीफाई, मतलब डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। तो अब मेरे ख्याल से तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें बहुत बड़ी चीज नहीं है, खाली कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो अब ध्यान दीजिएगा, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ज्यादा फोकस करनी है। आपको यहाँ पे कहा गया है कि हर एलिमेंट जो है वो रिलेट होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि ओनली टू इटसेल्फ, और खुद से ही होना चाहिए, किसी और दूसरे से नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप पे, जो है आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, अब देखिए इसको पहले इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं, उसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। तो आप देखिए कह सकते हैं अ रिलेशन
defined on a set A, defined on a set A is said to be reflexive, is said to be reflexive if every element of set A related to itself, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत छोटी सी चीज इसमें आपको दिख रही होगी जो उससे अंतर है, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है कि एक रिलेशन जो कि डिफाइंड होता है सेट ए में, वह तब रिफ्लेक्सिव कहा जाएगा जब एवरी एलिमेंट, जब प्रत्येक एलिमेंट किसका, सेट ए का, वो रिलेट होगा किससे, इटसेल्फ से। लगभग सारी चीजें आइडेंटिटी वाली हैं, लेकिन यहां पे सिर्फ आपको ये कहा गया है कि प्रत्येक एलिमेंट जो होगा वो सेट का, वो खुद से ही खाली रिलेट होगा। यहाँ पे कोई बाउंडेशन ये नहीं दी गई है कि वो खुद से ही होना चाहिए, जबकि आइडेंटिटी में क्या था कि उसमें ये कहा गया था कि जो रिलेशन बनेगा वो खुद से ही बनेगा, मतलब वो किसी और से नहीं बन सकता है। जबकि आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या कहा गया है कि वो खाली इतना कह दिया कि भाई वो खुद से रिलेट होगा, बस वो दूसरे से हो जाएगा चलेगा, लेकिन वो खुद से होना चाहिए। तो चलिए देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इस टॉपिक को हम पूरा करते हैं। चलिए भाई, ये सेट ए है, सेट ए से ए के बीच में एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। भाई चलो, ए जो है वो ए से रिलेट कर गया, बी जो है सी से रिलेट कर गया, सी जो है सी से कर गया, डी डी से कर गया, ई और ई से कर गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब अगर मान लीजिए ई जाके डी से भी कर गया, डी जाके बी से भी कर गया, अब हमको ये समझना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव बनाएगा। तो रिफ्लेक्सिव की सिर्फ एक क्राइटेरिया होती है जिसमें ये कहा गया है कि सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, बस। तो अब ये देखिए, ए जो है ए से रिलेट कर रहा है, बी बी से कर रहा है, सी सी से कर रहा है, डी डी से कर रहा है, ई ई से भी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है। अब बाकी वो किसके साथ कर रहा है उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन हर एलिमेंट खुद से रिलेट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अब आपको आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आइडेंटिटी में क्या कहा गया था कि भाई जब सेट ए का जो एलिमेंट होगा वो खुद से ही जाके रिलेट करेगा, वो किसी और दूसरे से नहीं कर सकता। जबकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि सेट ए का जो हर एलिमेंट है वो खुद से रिलेट करेगा ही। ये तो ठीक है कि वो कर सकता है खुद से, मतलब कर सकता नहीं, वो करेगा ही खुद से, लेकिन वो दूसरे के साथ भी रिलेट कर सकता है। उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो दूसरे के साथ नहीं करेगा। रिफ्लेक्सिव में वो दूसरे के साथ भी रिलेट कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल से अब आपका ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये भाई सेट ए, ये सेट ए है, इन दोनों के बीच में आर रिलेशन डिफाइन हो रहा है 1 2 3, 1 2 और 3। तो 1 1 से रिलेट हुआ, 2 2 से रिलेट हुआ, 3 3 से हो गया। मान लीजिए 3 जाके 1 से रिलेट कर रहा है और 1 जाके किससे कर रहा है, 3 से कर रहा है। अब एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप सब खाली आपको ये फोकस करना है कि क्या हर एलिमेंट खुद से रिलेट हुआ कि नहीं हुआ, बाकी वो किसी से हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन खुद से रिलेट होना चाहिए। तो देखिए 1 1 से हो रहा है, 2 2 से हुआ, 3 3 से हुआ। इसका मतलब यह है कि ये आपके रिफ्लेक्सिव रिलेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आज हमने दो रिलेशन के बारे में जाना है। पहला है आपका आइडेंटिटी और दूसरा है रिफ्लेक्सिव। दोनों को आज एक साथ करने का रीजन बस ये था कि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था। तो अगर हम उसको टालते तो फिर दिक्कत होती आगे, मतलब आगे हमको फिर से जो है आइडेंटिटी पे जाना पड़ता। इसीलिए आज हमने जो है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव दोनों एक साथ कंप्लीट कर दिया है। अब कुछ चीज़ें और बची हुई हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हमको निकालना है कि जैसे नंबर ऑफ रिलेशंस, मतलब नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, किसी भी रिलेशन में कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं, या कितने आइडेंटिटी रिलेशन बन सकते हैं, ये हमको पढ़ना है। ये हम अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे।
इस पर, और जो बाकी आपके रिलेशंस हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।